दोस्तों, अगर गरीबी की मार से जूझता इंसान उसी गरीबी को अपनी ताकत बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर मोहम्मद अली बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर राजपाट त्याग कर राजा गौतम सिद्धार्थ बौद्ध धर्म की स्थापना कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर पोलियो से पीड़ित डॉक्टर सुरेश अडवाणी ऑन्कोलॉजी की दुनिया में महारत हासिल कर सकते हैं तो सच में दोस्तों, जीवन में हार ही इंसान की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि हार के बाद ही आप जीतने का मतलब समझते हैं। इसी के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो। कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इस बात से मुझे ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन का एक वाक्य याद आता है। जब वो बार बार इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में नाकाम हो रहे थे तो उनसे किसी ने कहा, क्या आप अपनी नाकामयाबी से शर्मिंदा नहीं? तो इसके जवाब में उन्होंने कुछ इस अंदाज से कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव फाउंड 10,000 ways that won't work। यह है परसिस्टेंस का नतीजा, जिसने नाकामयाबी की परिभाषा ही बदल दी। और फिर वही हुआ जो होना था। एडिसन साहब ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया और अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोस्तों, आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं वो दृढ़ता की जीती जागती मिसाल है। इनके हुनर और अभिनय के अंदाज की कोई तुलना ही नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री को अपने रंग में ढलने को मजबूर करने वाले अभिनेता, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड पावरफुल एक्टर्स, प्लीज वेलकम इरफान। इरफान, आपको साहब बोलने का दिल कर रहा है। लाइफ अचीवमेंट अवार्ड देंगे आप मुझे आज? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लाइफ टाइम अचीवमेंट तो मैं नहीं लूंगा अभी 30 साल तक। योर फुल नेम इज क्वाइट अ बिग नेम। या साहबजादे इरफान अली खान। साहबजादे इरफान अली खान। जी। कॉन्वेंट स्कूल में सब लोगों के लिए आइडेंटिफिकेशन साहबजादे इरफान अली खान, सब अजीब तरह से देखते थे वो उसको। तो धीरे धीरे मैंने एक एक चीज कम करना शुरू की। करते 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 अब खाली इरफान रह गया। इसमें से इर कब जाएगा मुझे पता नहीं। नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी इरफान बहुत अच्छा नाम है और इरफान के साथ मैंने जैसा कि कहा कि साहब लगाने का दिल करता है। मैंने सुना आपकी बैकग्राउंड, मतलब एक जो आपके बैकग्राउंड, पिताजी दादाजी वगैरह, दे वर नॉट वेरी रिच बट फ्यूडल बिलोंग करते थे। उनके मतलब जमींदार, हाँ, नवाब खानदान। आपके पापा क्या करते? पिताजी क्या बुलाते थे? वालिद साहब? हाँ। हमारे अब्बू हम बोलते थे उनको। अब्बू वो करते क्या थे? उनकी सब भाइयों की ज़मीनें थी, अपनी जागीरें थी वहाँ से, लेकिन मेरे फादर ने उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया था। अच्छा। तो उन्होंने अपने जागीरें जो है अपने भाइयों को सबको इधर उधर दे दी थी। अच्छा। उनका कुछ अजीब सा टेम्परामेंट था उनका, तो उन्होंने कभी ओन नहीं किया उसको। एंड देन उनका अपना टायर का बिजनेस था जयपुर में, लेकिन ज़्यादातर पूरी ज़िंदगी वो बिजी रहे शिकार खेलने में। अच्छा। हाँ, तो वो भी मतलब थोड़े से किक ढूंढते थे लाइफ में। अच्छा। तो वो हम जब बड़े हुए तब तक वो थोड़े से थक चुके थे उस सब रूटीन से, शिकार से, इससे उससे। लेकिन हमारी माँ बताती हैं कि जब हम बच्चे थे तो बहुत शिकार उन्होंने बहुत खेला है। आपकी कुछ याद है कि आपको भी कभी शिकार पे लेके गए थे? मुझे हमेशा लेके जाते थे और हम हमेशा जाते थे। हमारे लिए बहुत एडवेंचरस होता था, लेकिन जब मेरी सिस्टर मेरे साथ जाती थी या मेरा सबसे छोटा भाई साथ जाता था तो हमारे लिए थोड़ा ट्रॉमेटिक होता था वो। क्योंकि एक तो मिस्ट्री जंगल की वो बहुत मज़ेदार होती थी। अच्छा। वो देखने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन जब किसी जानवर को मारा तो उसकी पीछे कहानियां हमारी बनती थी, क्या कि उसकी माँ वेट कर रही होगी, अरे उसका वो हो गया होगा। तो वो एक इमोशनल, एक अजीब सा है ना, अच्छा नहीं लगता था मुझे। हाँ। मेरे से उन्होंने बंदूक चलवाने की कोशिश की, बंदूक में चलाता था लेकिन जानवर मैंने नहीं मारा। अच्छा। मुझे दिक्कत होती थी थोड़ी। और मेरे फादर मुझे अक्सर कहा भी करते थे, क्योंकि मैं नॉनवेज खाता भी नहीं था। नहीं खाता था, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था। अच्छा। पता नहीं, मेरा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ था शायद। हाँ। तो वो अक्सर बोलते थे कि ये ब्राह्मण पैदा हुआ है पठानों के घर में। अच्छा। और मतलब एक दबंग किस्म की फैमिली थी। एक फादर आगे जा रहे हैं गन्स लेके, पीछे दो बेटे चल रहे हैं। मैंने रियलाइज किया कि इट्स एन एडिक्शन। वो जो जोश होता है शिकार के वक्त का, वो बहुत ही इट्स अ वायलेंट थिंग, कि जानवर दौड़ रहा है, आपकी गाड़ी दौड़ रही है, खड्डा दिख रहा है, ना दीवार दिख रही है, और
आप बस उसके पीछे हैं। और आपकी माँ, आपकी वालिदा इनके टोटल कंट्रास्ट में थी। बिल्कुल बिल्कुल, उनको सॉफ्ट फिलोसॉफिकल, उनको लगता था ये सब वायलेंट चीजें, एंड उनका इसलिए आई थिंक एक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया था मेरे फादर से, और वो मरते दम तक रहा। क्या? शी नेवर लाइक्ड शिकारबाजी, एंड तो उनका कहीं ना कहीं उनकी केमिस्ट्री में गड़बड़ाई है उस वजह से। मतलब बेसिकली आपके फादर साहब का प्रोफेशन और पैशन सेम था। प्रोफेशन तो उनका टायर था, हाँ, जो कि उस पर ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने अपने सर्वेंट्स रख रखे थे, वो अपना संभालते रहते थे। पैशन शिकार था। और आपको पढ़ने वढ़ने को बोलते थे कभी? वो बोलते थे कि हुनर सीखो कोई। हाँ, हुनर सीखो। पढ़ लिख के क्या करोगे, नौकरी करोगे किसी की? हाँ, तो वो नौकरी को थोड़ा सा ऐसा देखते थे, लुक डाउन अपॉन करते थे कि नौकरी वोकरी क्या करनी है, हुनर सीख लोगे जिंदगी भर, और कोई आप चाहते थे कि आप प्रोफेसर भी बने हो या लेक्चरर बनो? मेरे फादर का कोई उसमें हाथ नहीं था। उनका था कि बस कुछ भी काम सीखो, अपना कोई किसी तरह का प्रेशर। मेरी माँ का प्रेशर था कि अंग्रेजी स्कूल में जाएं, कुछ मतलब कन्वेंशनल तरीके के जो इज्जतदार जॉब पेशे हैं वो अपनाएं। और फिर आपने अपनी वालिदा साहिबा से कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ प्रोफेसर बनने की कुछ ट्रेनिंग करने के लिए। हाँ? मैंने उनको कहा ये था कि मैं ड्रामा पढ़ने जा रहा हूँ। तो मैंने जब उनका रिएक्शन देखा तो मुझे लगा कि वो समझी नहीं है। उनको लगा कि मैं नाटकबाजी करूँगा, जो करना था मुझे। तो मैंने कहीं से सुन लिया कि इसको करने के बाद जो है आपको लेक्चरशिप की नौकरी मिल सकती है। ये वर्जन मैंने उनको दिया था कि मैं ये करने के बाद मैं लेक्चरर बन सकता हूँ यहाँ पे ना, तो लेक्चर बनूंगा यहाँ के। तो वो संतुष्ट थी। और पिताजी ने पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? पिताजी जब मैंने नाटक करना शुरू किया, पिताजी की उसी वक्त जो है उसी दौर में उनका वो चले गए, वो ट्रांसफर हो गए यहाँ से दूसरे प्लैनेट, कहीं पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं चला मुझे अभी तक। मतलब वो इंतकाल हो गया उनका। अच्छा, इंतकाल हो गया। इंतकाल मतलब ट्रांसफर होता है। तो उनका ट्रांसफर हो गया वो, और ऐसे क्रूशल टाइम पे हुआ जबकि मैंने NSD का जाने का बिल्कुल डिसाइड कर लिया था, और मैं घर का बड़ा था, और सडनली उनका जब हुआ तो आपकी उम्र क्या थी उस समय जब आप? मेरी हुई होगी 19 साल या। और मैं डिसाइड किया और उनका हुआ, देन सबकी नजरें मेरे पर कि अब ये संभालेगा घर। और मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे होगा। मतलब मैंने पहली बार जिंदगी में मैंने जो एक मुहावरा है कि पैर तले से ज़मीन खिसक जाना, वो मैंने एक्सपीरियंस किया था। मुझे याद है जिस वक्त मेरे अंकल ने कहा कि वो बाथरूम के अंदर है, शायद कुछ हो गया उनको। तो मैं जिस स्पीड से भागा था मोहल्ले में डॉक्टर को लेने के लिए, मुझे लगता है कि शायद मैं किसी को भी पीछे छोड़ सकता था उस वक्त। कुछ भी उंगालता फानता मैं डॉक्टर के गया, डॉक्टर वहाँ नहीं मिला, फिर उसके घर गया। जब तक वापस डॉक्टर के साथ आया मैं वापस, तब तक उनको बाहर निकाल लिया गया था एंड ही वाज डेड। मुझे जो है उनका सर पे हाथ फेरना याद है मुझे हमेशा से, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा ज़िंदगी भर। जिस तरह से वो हाथ रखते थे सर के ऊपर, वो बहुत उसमें पता नहीं क्या था एंड मेरा कभी उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा अलूफ था, मेरे छोटे भाई का ज़्यादा होता था। मेरे से लास्ट के दिनों में जब उनका कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा मेरी मदर से ज़्यादा हो गया था, तो बहुत परेशान रहते थे वो। उस दौरान मैंने अपने हिसाब से उनको कुछ सजेस्ट करने की कोशिश की, एक आध चीज़ें। तो ही वाज लिटिल मोर इंटरेक्टिव विथ मी, उनको मेरी बातें अच्छी लगती थी। अक्सर लोग पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हें ये फोर्स किया ताकि तुम ये बनो। लेकिन मुझे हमेशा अपने फादर का अच्छी यादें इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ का फोर्स नहीं किया। उन्होंने हमें थोड़ा सा खुला छोड़ा था कि यू चूज, सो दैट इट वाज वेरी कंफर्टिंग। क्या ये कारण था कि आप बहुत, अभी भी मुझे लगता है कि कुछ इंट्रोवर्ट हो आप? इंट्रोवर्ट होने का आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप बचपन से आपके साथ होती हैं। क्योंकि आपने कोई किसी कंपटीशन में आपको गाना गाना था, मैं स्कूल में गाना था और आप सारे उसके वर्ड्स भूल गए? नहीं, मुझे सब याद था, लेकिन मेरी जो आवाज़ निकली वो किसी ने सुनी ही नहीं। माइक मेरे यहाँ लगा हुआ तो भी नहीं पहुंची आवाज़, वो आवाज़ निकली नहीं बेसिकली। मुझे लगा मैं गा रहा हूँ, लेकिन वो आवाज़ हमें फिल्में देखना अलाउड भी नहीं था एक्चुअली। अच्छा। हमें फिल्मों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि परिवार वाले जो है लेके जा रहे हैं वो फिल्म आई है चलो देखते हैं।
मेरे अंकल जो आते थे टोंक से, वो हमें सबको लेके जाया करते थे। उनके आने का मतलब था कि हम अब जाके फिल्म देखेंगे कोई। तो उन्होंने, मुझे याद है, धर्मा हमें दिखाई थी और भी कुछ कई फिल्में उन्होंने हमें दिखाई। और फिर पहले झटके में आपका एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन हो गया था? वो चमत्कार था वो, क्योंकि मैंने उतने नाटक भी नहीं क्योंकि मेरा नहीं हुआ था पहले झटके। नहीं हुआ था, नहीं, क्योंकि मेरे पास तो और कोई चॉइस नहीं बची थी। तो आप वहां तो वो कहते हैं कि 10 प्लेस की लिस्ट लेकर आओ। कुछ आप लिस्ट लेके गए थे, आप बनाई थी आपने? मैंने सब झूठी बनाई थी। मैंने झूठी बनाई थी मैंने। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के महान टीचरों, सुन लो। बट उनको कुछ ना कुछ मेरा पसंद आया होगा। आई थिंक मेरे में इतनी ज्यादा सिंसियरिटी थी, इतनी ज्यादा ऑनेस्टी थी टू लर्न करके मैं क्या करूंगा वो भी मैंने झूठ बोला था। मैंने कहा नाटक करूंगा, जो कि मुझे नहीं करना था। मुझे फिल्में करनी थी। तो मेरे पास कोई चॉइस थी नहीं, मैं कहाँ जाके सीखूं। तो वो एनएसडी के किस्से सुन सुन के हमारा दिमाग खराब हुआ था कि यार ये एनएसडी क्या जगह है। हमें लगता था वहाँ कुछ जाएंगे और आपको कोई टैबलेट दे दी जाएगी और आप सडनली आप जो है एक एक्टर बन जाओगे, यू नो। और उसी एक्सपेक्टेशन से गया था मैं। एंड आपकी अम्मी जान ने आपसे बोला कि भैया अगर तुम्हें इस लाइन में जाना तो पहले शादी कर लेना। उनको पता था कि मैं जिद्दी हूँ, मैं करूँगा जो मन में आ गया। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम सिर्फ निकाह पढ़ लो यहाँ और फिर चले जाओ। तो वो मैं नहीं, क्योंकि उस वक्त मेरा इतना ज़्यादा मैं फोकस था कि मुझे लगता था कि अगर ये कर लिया तो मैं फिर जो है डाइवर्ट हो जाऊंगा। तो वो उन्होंने बहुत कोशिशें की, हर तरह की कोशिश की, मैं वो नहीं किया, मैंने मना कर दिया ना। अदरवाइज कमर्शियल फिल्मों के या फिल्मों के कौन आपके फेवरेट एक्टर हुआ करते उन दिनों? मुझे दिलीप कुमार साहब ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। उनका हाव भाव, उनका बिहेव करने का तरीका जो था, उनकी अदा और कुछ रियलिज्म उनका, जो कि बहुत रिलेटेबल था। देन मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि उनकी कहीं से कहीं मुझे गलतफहमी थी कि मेरी सूरत उनसे मिलती है। मिथुन चक्रवर्ती तो उनकी जो मृग्या वगैरह जो फिल्म है, अच्छा, उसमें भी आपने ऐसी फिल्म ढूंढी जिसमें उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका था? नहीं, क्योंकि वो फिल्म ही वो आई पहले टेलीविजन। हाँ। आपने, मैंने सुना आपने बाल भी सीधे करवा लिए थे? बाल सीधे करवाने की कोशिश तब तो होते नहीं थे। तो ड्रायर से जितने हो जाए वो घुंघरालू बाल। मुझे नहीं पता इसके बारे में। सॉरी, इस तरह की पुरानी मेमोरीज खत्म हो गई आपकी। नहीं सर, ऐसा कभी मौका नहीं था कि मैं ड्रायर के सामने वैसे बैठूं। और आपका ऐसा उस समय मानना था कि अच्छी शक्ल वाले भी जो हैं वो एक्टर बन सकते हैं? शक्ल को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज था। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता था कि यार मेरी जैसी शक्ल का कोई आदमी आया है क्या इंडस्ट्री में, और मुझे कोई दिखता नहीं था। बाई चांस मिथुन साहब दिख गए। हालांकि मुझसे ज्यादा वो हैंडसम थे उनका, लेकिन मुझे लगता था कि ये बन सकते हैं, मैं भी कुछ कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन उस तरफ मेरा कंफ्यूजन जरूर था, लेकिन उस तरफ मैं बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता था उस बात को, क्योंकि जो मेरे अंदर ड्राइव था वो मुझे इतना पुल कर रहा था कि जो होगा देखा जाएगा। मैं काम ऐसा करूंगा कि लोग मजबूर हो जाएंगे। वो दिशा मुझे नसीर साहब ने दिखाई। एग्जैक्टली। हाँ, जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो रास्ता ऐसा है कि इसको तो आप आप एक्सप्लोर करते जाओ।